हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाहर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा ताकि वीडियो को जैसे ही अपलोड होगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इस चैनल के माध्यम से जितनी भी वैकेंसी आती है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का, खास करके झारखंड, बिहार और बंगाल के जितनी भी नोटिफिकेशन आती है, चाहे आंसर की हो, रिजल्ट हो या वैकेंसी हो, सारे अपडेट लगातार मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो भी न्यूज़ दी जाती है कोशिश करता हूँ ऑथेंटिक हो। लगातार हम झारखंड के अपकमिंग जो एग्ज़ाम होने वाली है, चाहे उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं आप, या झारखंड पुलिस का, झारखंड दरोगा का, कक्षपाल का, एलडीसी का, या जेटेट का, या फिर जेएसएससी टेक्निकल सीजीएल का, अपकमिंग जितनी भी वैकेंसी का अभी रिजल्ट आया हुआ है और आगे जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम में देखिएगा तो पेपर 2 में आपको एक लैंग्वेज होता है। यदि आप खोटा विषय रख रखे हैं तो हमारे साथ जुड़िएगा लगातार। मैं दावे के साथ कह देता हूँ कि जितने भी वीडियो आ रहा है सभी में डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया हूँ, बारीकी से डिस्कस करता हूँ और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा ऊँचा हो जाएगा और आने वाले दिन में पेपर 2 में एक अच्छा स्कोर आप ला सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 9। 1 से लेकर 8 तक प्रैक्टिस सेट अभी नहीं लगाएं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, कोटा प्रैक्टिस सेट लिखा रहेगा, वहाँ क्लिक करके सारा चीज़ आप देख सकते हैं। एक ही जगह पर सारे वीडियो को अपलोड हम करके रखे हैं सीरीज वाइज, आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर विजिट कीजिएगा। तो चलिए देने का तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 2, कोटा विषय प्रैक्टिस सेट 9, जो परीक्षा में पूछे जाएंगे सवाल। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, सेट नंबर 9 का। बहुत पुराना जमानक बात है के एकर में विशेषण पद कौन सा है, ये कौन हके। बहुत पुराना जमानक बात हके। बहुत पुराना जमानक बात मतलब आज से कई साल पुराने की जो बात है उसके बारे में बात कर रहा है ये। तो आपको बताना है कि विशेषण इनमें से कौन सा पद है, इनमें से विशेषण पद कौन सा है, ये आपसे सवाल पूछा गया है और इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। और बताइए कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही दे पा रहे हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा पुराना। पुराना क्या है, विशेषण है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि विशेषण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, यानी 4 भेद होते हैं उसकी। और विशेषण सबसे पहले जान लीजिए कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। इसके 4 भेद कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक, कहीं आपका सर्वनामिक विशेषण भी लिखा रहेगा। गुणवाचक विशेषण में जिसे गुण, दोष, रंग, रूप, आकार का बोध होता है, ठीक है, उसे हम गुणवाचक कहते हैं। संख्यावाचक में किसी संख्या का विशेष बोध होगा और संख्यावाचक 2 तरह का होता है, एक ठिकाने के यानी निश्चयवाचक और दूसरा होता है अनठिकाने के मतलब अनिश्चयवाचक। ठीक है, तीसरा है परिणामवाचक में। परिणामवाचक में आपको क्या परिणामवाचक में जो होगा, तीसरा जो होगा परिणामवाचक, जिसको हम मात्रावाचक भी बोलते हैं, जिसे नाप तोल का बोध होता है। ठीक है, और ये भी इसका 2 रूप होता है, निश्चित और अनिश्चित। और एक होता है संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। संज्ञा या कारक लगे सर्वनाम के पहले लगने वाला सर्वनाम जो होता है संकेतवाचक होता है, जैसे ई, घ, टा, कर लगे संकेतवाचक है। ऊ बंधवा के मछली छोड़ लले, ये संकेतवाचक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुराना। पुराना क्या हो जाएगा, आपको पूछना है कि पुराना यदि पूछा जाएगा कि विशेषण है तो कौन सा विशेषण, तो ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, ये गुणवाचक विशेषण है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, काठिक क्रिया, काठिक क्रिया में कौन प्रत्यय जोड़वल विशेषण बनवल जाए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि काठिक लिखा है यहाँ पर, काठेक होना चाहिए, काठेक। ठीक है, काठेक होना चाहिए, काठेक, काठेक, काठेक नहीं, काठेक क्रिया में कौन प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो बाद में लगता है, ठीक है, जोड़वल विशेषण बनवल जाए। तो देखिए काठेक में आप यदि डबल लॉ यदि जोड़ दिया जाए, यानी काटा, काटक लल,
काटलल, तो ये हो जाएगा आपका विशेषण। समझ में आ रहा है? ये आपका हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। काटवर थोड़ा होगा, काटगर नहीं होगा, रॉ भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खोटा क्रियापद लिंगिक प्रभाव है। खोटा क्रियापदक लिंगिक प्रभाव है। खोटा क्रियापदक लिंगिक प्रभाव है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कहूँ कहूँ पड़े है। खोटा क्रियापद जो लिंगिक होता है वो कहीं कहीं पार सकते हैं। लिंग जो होता है वो आपको ध्यान रखना है। खोटा में 3 प्रकार का लिंग होता है। पहले होता है पुरुष पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग और तीसरा होता है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग यानी 3 प्रकार के लिंग होते हैं, ठीक है। और ऐसे जनरली आप लोग देखिएगा कहीं कहीं बुक में आपको उभयलिंग भी देखने को मिलेगा, यानी दोनों शब्द आएगा उभयलिंग में। आपको स्त्रीलिंग भी आएगा और पुल्लिंग भी आएगा, जैसे छुआ, गिद्दर, बांदर, हनियार, खनियार, गैया, है ना, ये सब आएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अड़ग्राही समास इनमें से कौन सा है। अड़ग्राही समास इनमें से कौन सा है, चलिए बताइए। तो अड़ग्राही समास इनमें से कौन सा है। सारा प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं, इससे पहले भी हमने डिटेल्स में बताया हूँ। ये पहली बार नहीं है कि पहली बार ही हम जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे लगातार मैं प्रैक्टिस कराता रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपका आंसर जो होगा वहाँ पर एग्जाम में सटीक आप लगा के आइएगा। अड़ग्राही पूछा है, अड़सराई नहीं। अड़सराई एक अलग होता है जिसको हम जोड़ा समास करते हैं। एक अड़ग्राही जो होता है उसे हम बहुब्रीहि समास करते हैं। अब तो आंसर आ जाना चाहिए। बहुब्रीहि समास यानी 2 पदों को मिलकर एक अलग तीसरा अर्थ का बोध करता हो, जैसे पन सोखा, पहाड़ी चीती, खपर पोड़ा, पत पोड़वा, है ना, ये सब आता है। पन सोखा मतलब एक इंद्रधनुष कहते हैं, जैसे पानी जोड़ सोखा। खपर पोड़ा मैंने एक खास किस्म की पीठा, ये सब आता है, एक अलग अर्थ जो निकलता है। बहुब्रीहि समास को ही ध्यान रखिएगा। आपको खोटा में अड़ग्राही समास लिखा रहेगा। फिर सोचिएगा सर क्वेश्चन आउट पूछा गया एग्जाम में। क्वेश्चन आउट नहीं पूछता है, ठेठ लैंग्वेज में पूछता है, ध्यान रखिएगा। ठेठ लैंग्वेज में पूछा जाता है खोटा में ही, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि बहुब्रीहि जगह पर आपको अड़ग्राही लिखा रहेगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा पत पड़वा। पत पड़वा एक प्रकार का खास किस्म का पीठा होता है। ऑप्शन नंबर 1 लिखा है सगर घरी। सगर घरी क्या होता है। सगर घरी मतलब होता है हर समय। इसको बोलते हैं हिंदी में हर समय। इसका मतलब ये हो जाएगा अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास। खोटा में भी अवयवी भाव समास ही लिखा रहेगा, ठीक है। और एक होता है खरंग दत्ती। 4 नंबर ऑप्शन देखिएगा तो खरंग दत्ती, 4 नंबर ऑप्शन भी खरंग दत्ती। ये कौन सा है, खरंग दत्ती मतलब क्या होता है, खरंग, खरग यानी हाथी जैसे बड़े दांत वाला खड़ग। इसको हिंदी में लिखते हैं खरग, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कर्मधारक समास, कर्मधारय समास, ठीक है। झार पात, जहाँ डैश आए, झार पात, दाल भात, हार गोरु खेत बाड़ी, घार गोरु बेटा बेटी, जुआन जो है ना, बूढ़ा बूढ़ी, ये सारे जो आएगा वो आपका आएगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास को खोटा बोलते हैं अड़सड़िया, यानी अड़सड़िया, हाँ अड़सड़िया बोलते हैं, ठीक है। अड़सड़िया जहाँ रहेगा मतलब एक दूसरे से मैच होगा, लेकिन यहाँ के बीच में डैश रहेगा। कहीं कहीं जोड़ा समास भी लिखा रहेगा, हिंदी में द्वंद्व समास रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि रायत काना इनमें से कौन सा समास है। सारे क्वेश्चन जो है देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपका प्रीवियस ईयर में झारखंड के कोई भी एग्जाम उठा के देखिएगा आपको मैच करेगा, आने वाले
एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन लगातार बनता है और बनेगा ही। फिर समास से क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगातार पूछता है समास से। देखिएगा, रात का ना पूछा रहा है, इनमें से कौन सा समास है। अब ऑप्शन आप देख पा रहे हैं और ऑप्शन से ही आपको समझना है। अड़गड़ाई, अड़सड़ाई, आग सैखैया और अवयवी समास। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, कमेंट में लगातार आंसर देते रहिए। रात काना। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रात काना में क्या हो जाएगा राइट आंसर? रात काना में एक तत्पुरुष समास है। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। यहाँ पर है, ऑप्शन में नहीं है। बोलिएगा सर ऑप्शन में तो समझ में नहीं आया। बिल्कुल समझ ऐसे है कि अड़गड़ाई मतलब क्या होता है? अड़गाई मतलब बहुब्रीहि समास। अभी हमने बताया बहुब्रीहि समास। अड़सड़िया रहेगा तो द्वंद्व समास हो जाएगा। आग सखिया माने संख्यावाचक संख्या। बोलिए संख्यावाचक संख्या इसमें कैसे आएगा सर? तो आग सखिया मतलब होता है द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। और अवयवी भी समास को अवयवी समास बोलते हैं। हिंदी में इस प्रकार से लिखा रहेगा अवयवी समास। लेकिन रात काना जो होता है, रात, ये रात मतलब क्या होता है? अंधेरा। काना मतलब जो उसको दिखाई नहीं देता, रात में जो दिखाई नहीं देता, यानी दूसरा पद प्रधान है। और दूसरा पद जब प्रधान हो उसको हम बोलते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तत्पुरुष। तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें सबको बोनस मिलता है क्योंकि ऑप्शन ही इसका रॉन्ग था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उचक पारी कौन किस्मेक समास है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचक पारी में कौन किस्मेक समास है? उचक पारी में इनमें से कौन सा समास है? उचक पारी में कौन सा रकमय समास है? उचक पारी में कौन सा हो जाएगा समास? उचक पारी में कौन सा समास हो जाएगा? उचक पारी में कौन सा समास हो जाएगा? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। उचक पारी में कौन सा रकम के समास है? आंसर आ जाना चाहिए अभी तक। उचक पारी मतलब समझ रहे हैं? ऊंचा, और पारी मतलब जो ऊपर और चढ़ने वाला। दूसरा पद प्रधान है, आंसर तत्पुरुष। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नई समास इनमें से कौन सा है? आप बोलिए सर नई समास क्या होता है? नई समास पढ़ाए थे हम लोग, बात किए थे। नई समास मतलब क्या होता है? एक और भेद का उल्लेख भी मिलता है। कोठा में देखिएगा तो इसमें निषेध या अभाववाचक उपसर्ग लगा रहता है। ठीक है, निमुहिया क्या है? नई समास है। पांच फड़न क्या है? बोलिए सर जहां पांच फड़न आ जाएगा वहां तो एक अलग बनता है, वहां तो एक अलग बन जाता है, वो तो द्विगु समास में आएगा। वो आपका द्विगु समास में आएगा। जबकि निमुहिया क्या है? नई समास है। दूसरा ऑप्शन नंबर 2 में ऑन टेहरी। ऑन टेहरी क्या है? नई समास है। अनठेकान कौन सा है? ये भी आपका नई समास होगा। नई समास। निफिकिर क्या है? नई समास है। निपुत्री क्या है? ये भी आपका नई समास आ गया।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। 2 और 3 राइट आंसर। अनठेकानी पूछे, निमुइहा पूछे, नी फिकिर पूछे, नी पुतनी पूछे, लिलीज पूछे, बेलेज पूछे, अनदेखला पूछे, ये सब आपका नए समास में आएगा। अगला क्वेश्चन जो है एग्जाम में बना है और आगे की एग्जाम में भी बनेगा, देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि रोड़िया अनर्थक शब्द इनमें से एक है। रोड़िया अनर्थक शब्द इनमें से कौन सा है? पहले आपको मालूम होना चाहिए, मैं पिछली क्लास में भी बात किया था। आप लगातार यदि वीडियो को देख रहे हैं तो राइट आंसर तुरंत लगा दीजिएगा। मैंने अनर्थक शब्द के बारे में डिस्कस किया था पिछली क्लास में, यदि आप वीडियो देखे होंगे। अनर्थक शब्द जो होता है यानी जो किसी वस्तु के लघु रूप का बोध कराए, ठीक है, उसे हम अनर्थक शब्द कहते हैं। इसके उदाहरण 2 है, एक रोड़िया अनर्थक होता है, एक जोड़नी अनर्थक। जोड़नी मतलब यौगिक, रोड़िया में होता है छोटा छोटा चीज, लघुत्तम का बोध होता है। याद रखिएगा, इसमें लघुत्तम का बोध होता है, लघुता का जिसमें बोध होता है, ठीक है। और जोड़नी में होता है, जिसमें जोड़नी में जिसको यौगिक लिखा रहेगा हिंदी में, इसमें आपका प्रत्यय इसमें लगा रहता है। इसमें लघुत्तम में प्रत्यय जोड़ा रहता है, यानी प्रत्यय जोड़ लगा रहता है, ठीक है। लास्ट में प्रत्यय जोड़ा लगा रहता है, उसको हम जोड़नी यौगिक कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा कि रोड़िया अनर्थक शब्द कौन सा है? तो हमने क्या कहा था, लघुत्तम का बोध होता है छोटा सा। दोना, मुड़नी, मुड़नी नहीं होगा, छवनी नहीं होगा, टुपली नहीं होगा। ये तीनों जो होगा वो आपका होगा यौगिक में, यौगिक में आएगा। बाकी एक ऑप्शन जो है दोना यहाँ पर लिखा है, वो आपका आएगा रोड़िया, वो आएगा रोड़िया अनर्थक। ये आपका रोड़िया अनर्थक आएगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका रोड़िया अनर्थक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही। अगला क्वेश्चन है कि एकड़ में जोड़नी अनर्थक कौन सा है? आप बताइए। जोड़नी मतलब क्या होता है? लास्ट में प्रत्यय जोड़ा रहता है, लास्ट में प्रत्यय जोड़ा रहता है। सुपली, भरनी, मचली सभी में ऑप्शन नंबर 4 मार दीजिए तुरंत, ठीक है। अब देखिए सुपली लिखा है यहाँ पर, यदि सूप लिखा रहता, भरनी जहाँ पर लिखा है वहाँ पर भर लिखा रहता है, या मैचली लिखा है, मैचली जहाँ लिखा रहता है तो मई लिखा रहता है, तो समझ लीजिए कि ये हो जाएगा आपका रोड़िया, रोड़िया अनर्थक। बाकी जहाँ जहाँ प्रत्यय जोड़ा हुआ है उसका हम बोलते हैं जोड़नी यानी यौगिक। अगला क्वेश्चन है कि खोटे ऊष्म संघर्षी वर्णन का एक गोटो चला है, यानी ऊष्म संघर्षी वर्णन इनमें से कौन सा है? ऊष्म संघर्षी वर्णन इनमें से कौन सा है? एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस बनने वाला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये एक ही होता है, ऊष्म संघर्षी वर्णन जो होता है एक होता है, ऊष्म संघर्षी वर्णन जो होता है वो एक होता है। क्लियर है? ऊष्म संघर्षी वर्णन क्या होता है? एक होता है। वो कौन सा होता है? तो याद रखिएगा 100 याद रखिएगा, ऊष्म संघर्षी वर्णन। आपको यदि व्यंजन पूछा जाए, व्यंजन खोठा में मूल व्यंजन कौन सा है, कितने होते हैं मूल व्यंजन, कितने होते हैं खोठा में? तो मूल व्यंजनों की संख्या होती है 29। उप व्यंजन कितनी होते हैं? उप व्यंजन खोठा में उप व्यंजन कितनी होती हैं? तो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है डॉ और दूसरा होता है डॉ, डॉ और ढॉ, ठीक है। यदि आपको ऊष्म संघर्षी पूछा है, यदि स्पर्श संघर्षी पूछता है, स्पर्श संघर्षी पूछता है तो क्या हो जाता है? चौ, छो, जो यानी सभी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। तो उसमें संघर्षी एक हो जाएगा, राइट आंसर 4, ऑप्शन नंबर 4। लगातार देखिए क्वेश्चंस आते रहा है। और 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से एक अघोष वर्णन है। घोष अघोष पढ़ाए थे, पढ़े थे नहीं पढ़े थे? घोष अघोष क्या होता है?
अल्प महाप्राण, ये सारे चीज़ पढ़ चुके हम लोग। ठीक है, अल्प प्राण, महाप्राण, स्वर वर्णों की संख्या 8, वैश्य स्वर्ग हो 3, दीर्घ स्वच 5, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यदि स्वर्ण वर्ण पूछेगा तो अ आ ई रसोई वो हो जाएगा, हस आ ई ऊ हो जाएगा, अ ई ऊ हो जाएगा हस्य, दीर्घ में आ ई ऊ ए ओ, यानी 5 प्रकार के। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अघोष वर्ण, अघोष बस मतलब क लिखिएगा और ख लिखिएगा, उसके बाद ग और घ यहाँ लिखिएगा, ग ग, फिर यहाँ लिखिएगा अंगा, फिर लिखिएगा यहाँ पर चौ और छौ, अंगड़ छोड़ दीजिए, चौ और छौ लिखिएगा, फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा जौ और जौ। ये ऊपर वाला लाइन जो देख रहे हैं क और ख लगातार दो दो चलेगा, उसके बाद गैप रहेगा, यानी क रहेगा ख रहेगा तो ग नहीं रहेगा, ग नीचे चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं अघोष और इसको बोलते हैं घोष। क्लियर हो गया? अब क ख लिखिएगा, उसके बाद दो लिखने के बाद फिर नीचे लिखिएगा ग और घ, फिर आपको अंगा के बाद चौ छ चलेगा ऊपर में, इस प्रकार से। यानी पहले ही जैसे हम लोग क को लिखते हैं तो पहले ही जो शब्द आता है उसके दो अक्षर को हम लगातार दो बार लिखते हैं क ख इस प्रकार से, तो वो होगा घोष में, अघोष में। उसके बाद वाला लिखते हैं दो के बाद, वो हो जाएगा घोष। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इनमें से अघोष कौन सा है, तो देखिए ग और घ, हमने क्या कहा था, ग और घ क्या हो जाएगा, ग और घ क्या हो जाएगा, घोष। दो ध, अब आपको पता करना है दो ध किस में आता है, तो क ख का आप लोग पढ़े होंगे, तो थ दो ध, यानी क ख क री, तो थ क्या हो जाएगा, अघोष। उसके बाद आता है थ के बाद दो और ध, यानी आपका आ जाएगा ये घोष। र ल, अब आपको पढ़ना है इस प्रकार से, य र, य र, य र किस में आता है, य र, य र ल व, ये आपका घोष में आएगा। क ख ये स्टार्टिंग में है, अघोष। पकड़ा किया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि इनमें से श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित व्यक्ति कौन सा है। इनमें से आपको बताना है किस व्यक्ति को श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। पंचम महतो, महेश गलवार, एकेजा, इनमें से सभी। आपको मालूम होना चाहिए पंचम महतो को 2020 में स्मृति सम्मान मिला था, श्रीनिवास पानुरी। उसके बाद 2020 में श्रीनिवास को मिला, चित्तरंजन महतो को 2021 में, और बंसीलाल बंसी को 2022 में। महेश गलवार को सबसे पहले मिला था, यानी फर्स्ट में मिला था। पहले आपको महेश गलवार को श्रीनिवास पानुरी सम्मान मिला था। एके झा को तीसरा नंबर मिला था। ठीक है, ये तीसरा नंबर में होता है, यानी सभी को मिला है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खोटे रतन इनमें से किस लेखक को मिला है। आप बताइए कि खोटा रतन जो है इनमें से किसे मिला है। तो बोकारो खोटा कमेटी की तरफ से 1993 से खोटा रतन उपाधि प्रदान करने की परंपरा शुरू हुई थी। ठीक है, कब से शुरू हुई थी खोटा रतन, 1993 से। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कब किसको किसको मिला है। डॉक्टर बी एन औदार की यदि बात की जाए तो 1993 में मिला है। 1993 को मिला था खोटा रतन, जब स्टार्टिंग हुआ तो उसी समय। उसके बाद डॉक्टर विनोद कुमार को मिला था साहित्य सेवा में। देखिए डॉक्टर बी एन औदार पूछेगा तो भाषा साहित्य सेवा के लिए मिला था 1993 में। विनोद कुमार को मिला था साहित्य सेवा के लिए 1993 में। और सुकुमार जी को मिला था साहित्य सांस्कृतिक सेवा के लिए 1993 में। यानी जब शुरू हुआ था उसी समय 6 को मिला तो 1993, यानी जब 1993 में ये स्टार्ट हुआ था खोटा रतन, 1993 में कहाँ से शुरू हुआ था खोटा रतन, बोकारो खोटा कमेटी की तरफ से ये दिया जाने लगा था। और 1993 में एक बी एन औदार को, विनोद कुमार, सुकुमार को, 3 यहाँ हो गया, 3 हो गया। उसके बाद हो गया राम शरण विश्वकर्मा, ठीक है। उसके बाद मिला था गीता वर्मा, हीरालाल सोरेन।
हीरालाल सोरेन को मिला। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कुल मिलाकर 6 को मिला था। सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुआ था कोठा रत्न 6 को मिला था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है 15 में कि खोटक पहले कवि माना जाता। अब आपको बताना इनमें से कौन सा कवि खोटा का पहला कवि थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दल शाह। दल शाह को आपको शॉर्टकट बोलते हैं दल शाह यानी उपनाम से। इसका पूरा नाम पहले इसका पूरा नाम है, जैसे कहा जाता था, जैसे झारपात किसको होते हैं के झा को, ठीक है। व्याकुल जी को क्या बोलते हैं, व्याकुल जी को क्या बोलते हैं, भुवनेश्वर दत्त शर्मा को व्याकुल बोलते हैं। उसी प्रकार से दल शाह किसको बोलते हैं, राजा दलल सिंह को, राजा दलल सिंह, राजा दलल सिंह को मिलते हैं दल शाह। खोटक पहल कवि माना जाता दल शाह को, खोटा पहल कवि दल शाह को मानते हैं। व्याकुल किसको बोलते हैं, व्याकुल सामाजिक धारावाहिक पहल खोटा कवि थे। ये सामाजिक धारा पहल खोटा कवि। श्रीनिवास पानुरी जो थे वो पहले सबसे पहले खोटा पात्रता मातृभाषा निकाले थे, उसी का श्रीनिवास पानुरी जो है संपादक थे। इसके अलावे सबसे पहले गद्य लेखक भी थे श्रीनिवास पानुरी। गद्य लेखक हो या सबसे पहले समाचार और सांस्कृतिक पत्रिका जब निकला था खोटा, उसका संपादक भी श्रीनिवास पानुरी थे। और इसके अलावे सबसे पहले जो नाटक निकला था उद्भासला कर्ण, उसका भी लेखक श्रीनिवास पानुरी है भी। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। चलिए, तो खोटा का पहले कवि क्या हो जाएगा, दल शाह यानी राजा दलल सिंह, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 में है कि खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठा रामगढ़ के मुख्य संस्थापक कौन है। कई तरह से कमेटी बना था, तो खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी खोठार जो रामगढ़ में स्थित है उसका मुख्य संस्थापक कौन थे, A.K. झा। राइट आंसर हो जाए A.K. झा और B.N. ओदार, B.N. ओदार, A.K. झा और B.N. ओदार दोनों थे। ठीक है, खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार के मुख्य संस्थापक A.K. झा और B.N. ओदार दोनों थे। श्रीनिवास पानुरी कौन थे, तो खोटा विकास समिति बरवड्डक धनबाद के मुख्य संस्थापक। आकाश कुटी किसको बोलते हैं, गिरधारी गोस्वामी को बोलते हैं, गिरधारी गोस्वामी को आकाश कुटी कहते हैं। वो बालेडी खोटा कमेटी, बालेडी खोटा के मुख्य संस्थापक थे। इनमें खोटा ढाकी क्षेत्र पूछा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा A.K. झा। B.N. ओदार भी रहता तो दोनों सही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधातु के उल्टे शब्द कौन सा है। अब उल्टा शब्द बताए, उल्टा शब्द क्वेश्चन पूछेगा, आपका सिलेबस में दिया हुआ है। उल्टा शब्द पूछे या विपरीत शब्द पूछे, उल्टा शब्द पूछे या विपरीत शब्द पूछे, विपरीत मतलब उल्टा है, ठीक है, या विलोम शब्द अलग अलग रहता है। तो अधातु, अवातु, और धातु नहीं अवातु, अवातु का क्या हो जाएगा, सहिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ओराइल का जो होता है ओराइल, उसका होता है टूटल, उल्टा कीजिएगा, ओराइल का हो जाएगा टूटल। ठीक है, सरल का क्या हो जाएगा, टेढ़। टेढ़। एक होता है पेशंगपति, पेशंगपति का क्या होगा, पेशंगपति होगा सदरी। ये सब याद रखिएगा जितना लिखवा रहे हैं। सहिया जो होगा अदवातु का होगा सहिया, अदवातु सहिया हो जाएगा, सीधा कर दिया। ओराइल मतलब टूटल, ओराइल मतलब टूटल नहीं, ओराइल मतलब सीधा है लेकिन उसको हम टूटा देंगे, तो ये उल्टा आपको बताना सब चीज़। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं।
विशेषण हमने बताया था 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, उनमें से एक संख्यावाचक विशेषण होते हैं, उसका भी दो होते हैं, उसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक होता है निश्चित जिसको हम बोलते हैं ठेकानिक, और दूसरा होता है अनठेकानिक। ये दोनों याद रखना है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 19 का है, तोय कौन सर्वनाम है? तोय कौन सर्वनाम है बताइए। हमने बताया था हम पूछे तोय पूछे तोहिन पूछे हमनी पूछे तोय ओखिन ओखिन पूछे, तो ये सब आ जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठेकानिक बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, जहां आपको ई और ऊ दिखाई दे ऑप्शन में, जिससे ई सोहन के खेत वाला का ई बड़े हो, ये सब हो जाएगा। अनठेकानिक मतलब जहां अनिश्चितवाचक, जहां आपको कुछ कोई या कुछ ऑप्शन दिखाई दे। उदाहरण के लिए ये तोर घरवा लागू ओ कठिन कुछू है, ठीक है, तो अनठेकानिक हो जाएगा। संबंधवाचक में जहां जहां आपको लिखा रहे जे और से, जे से मतलब जे पढ़तो से बढ़तो, ये आयलो से जैतु, ये सब संबंधवाचक हो जाएगा। और एक होता है निजवाचक, जिसमें आप स्वयं खुद ये सब आपको वर्णन हो। ध्यान रखिएगा संबंधवाचक में तो जे और से आएगा, जे बढ़तो से पास करतो, ठीक है, जे पढ़तो जे पढ़तो इस प्रकार से जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। उलगुलान कौन संज्ञा है? उलगुलान कौन सा संज्ञा है? आपको पता होगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? 5। एक होते हैं जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। जहाँ आपका जाति किसी प्राणी, स्थान, वस्तु का, संबंध का, अवसर का, आदि का नाम का बोध हो, उसे हम जातिवाचक। व्यक्तिवाचक में किसी खास व्यक्ति, स्थान या पहाड़, नदी, नाला, पुस्तक, ये सबको वर्णन हो। दरवाचक में किसी वस्तु या द्रव्य का नाम बताता हो, ठीक है। और भाववाचक में जिसमें किसी भाव आदि के लिए प्रयोग की जाने वाले शब्दों इस संज्ञा के भीतर आते हैं, ठीक है। तो उलगुलान जो है एक प्रकार क्या होता है, लड़ाई होता है ना, घटना, अवसर, एक घटना कह सकते हैं उसको उलगुलान, ठीक है। जैसे विद्रोह होता है तो उसमें झारखंडी उलगुलान, तो ये बता रहा है कि उलगुलान हो रहा है, इसका मतलब जातिवाचक है। ऑप्शन नंबर ए। कैसे पकड़िएगा जातिवाचक है? देखिए किसी मनुष्य का नाम हम बोल देंगे हाथी, ठीक है, बाबा, लेखक, गाय, जोरिया, टुंगरी, खेत बाड़ी, ये सब क्या हो जाएगा? जातिवाचक, ठीक है। यानी हम पूरी तरह से नहीं बोल रहे हैं। अब उलगुलन कौन सा उलगुलन था, ये चीज आपको पता है? नहीं पता है। लड़ाई, अब क्या चीज का लड़ाई है? कौन सी के जोरिया है? कौन चीज का नदी है? जैसे हम बोल दिए आपको किसी गांव बोल दिया, ये गांव, तो आपको पता नहीं चला कि कौन सा गांव बात कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा जिसमें हम उल्लेख करते हैं, जैसे हम बोल दिए दामोदर नदी, तो व्यक्तिवाचक हो गया। करम पर्व, सोहराय पर्व, व्यक्तिवाचक हो गया। ये सब आपका ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा।